Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study a very interesting topic, that is controlling. In this video, we will study need of control, types of control, steps in the control process, effective control technique and implication of control. That what is control? Control is one of the major management functions. It is the process of monitoring activities in such a way so that the organizational objectives can be accomplished. चलिए डिटेल में देखते हैं. लेट्स बिगिन. देखते हैं कंट्रोलिंग. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये अराइज होता है कि व्हाई कंट्रोल इज नीडेड. तो वेल, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग्स एंड प्रोग्राम्स ये एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट का. तो मैनेजर को, किसी भी मैनेजर को टास्क असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस टास्क के लिए ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना. एंड ऑब्जेक्टिव्स के डिसाइड होने के बाद थ्रू द प्लानिंग उस प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स के अकम्प्लिशमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है. तो इस प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स के अकम्प्लिशिंग का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में रोल आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का. तो मैनेजमेंट कंट्रोल को आप उस प्रोसेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं जो इंश्योर करता है कि जो भी असाइंड वर्क है उसका प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द प्लान हो रहा है. और इस प्रोसेस में किसी भी तरह का डेविएशन आने पे जो भी कंसर्न मैनेजर है उसका टास्क है कि वो करेक्टिव एक्शन ले. तो ब्रीफली आप कह सकते हैं कि टास्क कंट्रोल जो है वो प्लानिंग से एकोमोडेट होता है, उससे संबंधित होता है ना. और ये एक मेजर, एक इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है जो कि इंश्योर करता है एक्टिविटीज के पेस को एंड उसकी क्वालिटी को. इसका बेसिक कंसर्न होता है कि जो भी एक्टिविटीज हैं उसके आउटकम को मॉनिटर करना, उस आउटकम के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक और इंफॉर्मेशन उसे मिल रहे हैं उसे एनालाइज करना, इवेल्युएट करना एंड नीडेड है तो करेक्टिव एक्शन लेना. दैट इज कंट्रोल. एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल को देखें तो पहला है प्री एक्शन कंट्रोल. ये है कि प्रिवेंटिव मेजर होता है, मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसके इमरजेंस के पहले ही उसे चेक करना, उसे कंट्रोल करना, जिसे कि हम प्री कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं. जैसे फाइनेंशियल बजट, एग्जांपल के लिए अगर फाइनेंशियल बजट एंड शेड्यूल्स को लीजिए, तो अगर आपको अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपको पता है तो आप उस रिसोर्सेस के भीतर रख के अपने काम को करते हैं. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस के भीतर रह के काम करना भी एक कंट्रोल है, वो भी कंट्रोल के भीतर ही आता है. और सेम चीज इम्प्लीमेंट होता है शेड्यूल के साथ भी. सेकंड है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, जिसे कि प्रिलिमिनरी कंट्रोल भी कहा जाता है. मींस कि किसी भी प्रॉब्लम या डेविएशन को एंटिसिपेट करना, मींस कि वो जो भी टास्क है उसके ऑपरेशन को स्टार्ट करने के पहले उसके प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करना. सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये क्लोजली इससे रिलेटेड है, प्लानिंग से एसोसिएटेड होता है कंट्रोल. तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैनेजर को अलर्ट करता है जो भी प्रॉब्लम हर्डल है उसके बारे में, जिससे कि वो एक मैकेनिज्म, एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को डेवलप करता है उस एंटिसिपेशन के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि आप एक टूर गाइड हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ईयर के किस मंथ में टूरिस्ट फ्लो ज्यादा है, किस मंथ में टूरिस्ट फ्लो कम है, जो भी, और स्पेशली उस प्लेस का जहां के लिए आप पैकेजिंग एंड सेलिंग कर रहे हैं. तो पीक सीजन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको आप अगर एंटिसिपेट कर लेंगे तो आप एक प्री डिफाइंड, आप एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म को डेवलप कर पाएंगे जो कि पीक सीजन में आने वाले प्रॉब्लम्स को आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, है ना. तो ये प्रॉब्लम्स के लिए अलर्ट करता है मैनेजर को, ताकि जो भी टारगेट है, प्री डिटरमिन टारगेट है, उसको अकम्प्लिश करने में जो भी अफेक्ट, उसके अकम्प्लिशमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स अफेक्ट करते हैं उसको पहले ही एंटिसिपेट किया जाता है. लाइक रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन हुआ, स्ट्रिक्ट हायरिंग पॉलिसीज भी कंपनीज में इसीलिए बनाई जाती है कि सही पर्सन को हायर किया जा सके. करेंट कंट्रोल यानी कि प्रेजेंट टाइम में स्टीयरिंग कंट्रोल भी कहते हैं, जबकि परफॉर्मेंस हो रहा है, वो काम हो रहा है, वर्क ऑन प्रोग्रेस है, उस समय कंट्रोल करना. एग्जाम्पल के डायरेक्ट सुपरविजन, किसी भी आप किसी रेस्टोरेंट में देखिए तो वहां पे जो फ्लोर सुपरवाइजर है वो पहले कंज्यूमर एरिया है वहां जाता है, वहां से वो किचन एरिया में जाता है, फिर वहां से वो कैश के एरिया में जाता है, ताकि वो
लगातार विजिट करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, ताकि वो ऑन द टाइम जबकि परफॉर्म हो रही है, कंज्यूमर कंजम्पशन अपनी सर्विसेज को ले रहे हैं, उस समय के ऑन गोइंग जो भी उनकी सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं सर्विसेज को, ऑन द टाइम उस चीज को लेना, उसको सुपरवाइज करना, उस इंफॉर्मेशन को लेना, रियल टाइम कंप्यूटर मॉनिटरिंग प्रेजेंट टाइम में, है ना। डिफरेंट काइंड के सीसी कैमरा, टीवी कैमरा लगे होते हैं, उन कैमरा के थ्रू आप कंप्यूटर पे बैठ के मॉनिटर कीजिए किस फ्लोर पे क्या एक्टिविटी हो रहा है। दिस इज स्टीयरिंग कंट्रोल। और नेक्स्ट है आपका फीडबैक कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट एक्शन कंट्रोल। जब भी कंप्लीशन, जब टास्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप उसे एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और देखते हैं कि जो भी रिजल्ट आया है, वो जो भी हमारा रिजल्ट आया है वो डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव कर रहा है कि नहीं। फीडबैक कंट्रोल वो इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स को जो भी डिसाइड किया गया था, वो गोल्स मीट हो रहे हैं कि नहीं। सो दैट्स वाई ये मस्ट हो जाता है इसके लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिले एंड एक्यूरेट मिलना बहुत मस्ट होता है। ये मस्ट है कि क्योंकि इंफॉर्मेशन के थ्रू आप जज करते हैं हर चीजों को। तो दैट्स वाई किसी भी फ्यूचर एक्शन प्लान के को आपको बनाना है, तो इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपने फ्यूचर एक्शन प्लान को भी बना सकते हैं। और इस फीडबैक से ही जो कंपनीज हैं वो इवेल्युएट करती हैं जो एम्प्लॉय हैं उनके परफॉर्मेंस को एंड उनके रिवार्ड को, कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिवार्ड किया जाए या ना किया जाए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये फीडबैक कंट्रोल कहलाता है। इसके एग्जांपल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुए, सेल्स रिपोर्ट्स हुए, है ना, अदर रिपोर्ट्स जो एम्प्लॉय देते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उनका एटीट्यूड भी देखा जाता है उसमें, तो ये फीडबैक रिपोर्ट होता है। तो स्टेप क्या होता है कंट्रोल प्रोसेस में? तो किसी भी कंट्रोल प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना, स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने वाले, उस मेजरमेंट करने वाला, कह सकते हैं परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए एक मेजरमेंट यूनिट होता है स्टैंडर्ड, वन वर्ड में, ठीक है ना। तो दैट्स वाई जो डिफरेंट वेंचर एंड कंपनीज हैं, उनके जो भी नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिफर करता है, डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ कंपनी, वो डिफरेंट करता है। तो जो भी मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वो स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा है वो ऑथेंटिक हो, है ना, एक्सेप्टेबल हो एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, सबको समझ आनी चाहिए कि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है। एग्जांपल के लिए अगर सर्विस इंडस्ट्री, टूरिज्म को ही लीजिए, तो वहां पे टाइमली टूरिस्ट को सर्विसेज प्रोवाइड हो ना, या सर्विसेज के लिए टूरिस्ट अगर वेट कर रहे हैं तो वो भी स्टैंडर्ड में ही इंक्लूड होता है। तो दैट्स वाई क्लियर अंडरस्टैंडेबल आपका स्टैंडर्ड होने चाहिए। और इसके और नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लीजिए, अगर किसी गाइड को आपको कह रहा है कि स्किल को आप अपग्रेड कीजिए, ट्रेंड कीजिए, तो अपग्रेडेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए और टाइम पीरियड पता होना चाहिए, कितने समय में इसे करना है, इसे किस टाइम पीरियड के भीतर इसे ट्रेंड करना है, स्किल को अपग्रेड करना है। तो दैट्स वाई स्टैंडर्ड मस्ट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी वर्क को स्टार्ट करने के लिए, विच कैन बी, जो कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। एक्चुअली जब भी स्टैंडर्ड के सेटिंग के साथ ही कंट्रोल स्टार्ट होता है। 3 कॉमन टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। पहला फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें कि आपके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कस्टमर, क्लाइंट्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड में आपकी सेलिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। टाइम स्टैंडर्ड में आपको ये देखा जाता है कि जो भी जॉब कंप्लीट हुआ वो विद इन द टाइम लिमिट और जो स्पीड तय किया गया था उस स्पीड से और उस टाइम लिमिट के भीतर हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज टाइम स्टैंडर्ड। और मेजरिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बाद नेक्स्ट होता है परफॉर्मेंस को मेजर करना। ये कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि एक एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म के थ्रू इसे डन किया जाता है। इसके लिए मस्ट है कि सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो, आपके पास इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलता रहे ताकि आप इफेक्टिव कंट्रोल उस परफॉर्मेंस पे कर सके। परफॉर्मेंस पे इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन कंटिन्यू आते रहना मस्ट है।
तो इसीलिए ये नेसेसरी हो जाता है, मस्ट हो जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास टाइमली अवेलेबल हो और वो एक्यूरेट रिपोर्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास आए। नेक्स्ट स्टेप होता है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, दैट इज इंटरपरेटिंग रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरपेयर करना। तो आरसी डेविस ने इसे 4 फेजेस में आइडेंटिफाई किया है कंपैरिजन को। पहला रिसीविंग द रॉ डाटा, रॉ डाटा को रिसीव किया जाता है, देन उस डाटा को, उस रिकॉर्ड को एक्यूमुलेट एंड क्लासिफाई किया जाता है, देन इस कंप्लीटेड एक्शन को, जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है उसका पीरियोडिक इवेल्युएशन किया जाता है 15 डेज पर, 3 मंथ, 6 मंथ, इस तरह से पीरियोडिक इवेल्युएशन करने के बाद जो अकम्प्लिशमेंट स्टेटस है उसे हायर लाइन की जो भी अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट भेज दी जाती है। और अगर सभी रिपोर्ट जो है वो स्टैंडर्ड अगर मैच कर रहे हैं, किससे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में मैच कर रहे हैं, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि यस एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। और कोई भी डिफर होता है, अदरवाइज या डिफरेंट आपका आ रहा है रिजल्ट, तो उस कंडीशन में इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दैट्स व्हाई करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। अगर स्टैंडर्ड एंड जो परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड मैच नहीं करते तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, जिसमें कि आपका अल्टरेशन, चेंजेस या रीथिंक किया जाता है, बेटर मेथड को उसमें इंक्लूड किया जाता है आपके वर्क प्रोसेस में, एंड सो ऑन। सो इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन एनालिसिस कंट्रोल प्रोसेस के वाइटल टूल होते हैं। तो इफेक्टिव कंट्रोल टेक्निक क्या क्या होती है कि आपको इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉय है उसको आप क्लियर करें कि कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ये प्रोग्रेस को मॉनिटर करने वाला सिस्टम है, रादर देन प्रेशर टैक्टिक्स। प्रेशर आप पे नहीं डाला जा रहा है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल बनाया गया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एग्जीक्यूटिव है एंड स्टाफ हो, दोनों के पास, दोनों इस बात को अच्छी तरह से समझे कि अब कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी वर्क आपको असाइन किया गया है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो एंड विद इन द एक्सपेक्टेड शेड्यूल के भीतर हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। कहीं भी आपके एम्प्लॉय को ये नहीं होना चाहिए कि हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें दबाने के लिए ये कंट्रोल सिस्टम को लाया गया है। ये एक प्रोग्रेस को मॉनिटर करने वाला सिस्टम है, ये इंश्योर करना मस्ट हो जाता है। कंट्रोल शुड बी टाइमली, टाइमली कंट्रोल मस्ट, टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप जो भी करेक्टिव एक्शन है अगर वो टाइमली लेने में आप फेल हो जाते हैं तो आपको लॉस होगा। तो दैट्स वाई टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलने के लिए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, आपके पास एक मैकेनिज्म होना मस्ट होता है कि वो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन दे, एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके अगर टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलता है विदाउट एनी डिले। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मस्ट होता है कि कंट्रोल को, जो भी कंट्रोल प्रोसेस है उसको बहुत ही केयरफुली उसको देखना चाहिए, उसे कंट्रोल को प्रोसेस को केयरफुली अगर हैंडल करना चाहिए, जिसमें कि आप डिफरेंट काइंड के फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग, जिसे मॉनिटर करना एंड प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग। प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए आप लोगों को हायर करते हैं जो सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए बैठाते हैं आप, ठीक है ना, ऑपरेटर होते हैं। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी सिस्टम आप कॉस्ट सिस्टम मैकेनिज्म को आप ला रहे हैं वो सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव हो और इकोनॉमिकल हो और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फायदेमंद हो। कंट्रोल शुड बी एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरह से उसमें सब्जेक्टिविटी ना आए, कम से कम सब्जेक्टिविटी आए। अदरवाइज जो कंट्रोल है उसका जो अफेक्ट है वो एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय के जजमेंट एंड परफॉर्मेंस पे आता है। तो ऑब्जेक्टिव बना रहे, सब्जेक्टिविटी ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जो भी हर एक एम्प्लॉय के लिए आप एक गोल, एक अकम्प्लिशमेंट गोल, एक टारगेट फिक्स कर दे कि हर एक एम्प्लॉय को इतने दिन में ये चीज अचीव करना है। उनके जो भी मेन डिसीजन प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें उसे आप इंक्लूड कीजिए। जो भी डिसीजन जो भी वो डिसीजन में इंक्लूड होंगे तो उनके डिसीजन के लिए वो खुद ही ऑब्लाइज रहेंगे, डिसीजन उनके द्वारा लिया गया है।
तो उसके लिए जवाबदेही उनकी बनेगी। तो कोशिश क्या किया जाता है, कोशिश किया जाता है किया जाना चाहिए कि जो भी कंट्रोल है वो इंटरनल हो, ना कि ऊपर से इम्पोज किया गया। तब जिससे कि आप अगर पीपल को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर पाते हैं। दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिविटी पे बिल्कुल ध्यान देना है। एंड हर एक पर्सन को कभी भी उन्हें ये ना फील हो कि उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कंट्रोल शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अप्रोच इसमें सबसे बेस्ट होता है कि हर एक व्यक्ति उसमें पीपुल इन्वॉल्व हो, उनको लगे कि हाँ मेरी भी इंपॉर्टेंस है, मेरा भी स्टेक है इस कंपनी में। दैट्स व्हाई पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जैसा कि मैंने बनाया अप्रोच को लिया जाता है। हर एक व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, एंड उनको इक्वल उनको राइट दिया जाता है कि वो अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, अगर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरह से डिजाइन एंड इफेक्टिवली उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो कंट्रोल जो है वो अनएंटिसिपेटेड और अनडिजायरेबल इफेक्ट उसका देखने को हमको मिलता है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कंट्रोल आप बनाते हैं उसको पीपल क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इस रेसिस्टेंस से बाहर कैसे आया जा सके, रेसिस्टेंस को, इस विरोध को कैसे रोके, ये मैनेजर को पता होना चाहिए। तो कुछ प्रॉब्लम फैक्टर्स है जिसके कारण रेसिस्टेंस कंट्रोल में रेजिस्टेंस या विरोध देखने को मिलता है। वो है कि टू मेनी कंट्रोल्स बाय द मैनेजमेंट, बहुत सारे कंट्रोल एक साथ लगा देता है, जो कि जो भी एम्प्लॉय है उनके भीतर एडवर्स रिएक्शन उनका उसमें देखने को मिलने लगता है। और मैनेजमेंट का नैरो अप्रोच, जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए जो मैनेजमेंट का नैरो अप्रोच होता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि जो अच्छे पोटेंशियल वर्कर है जो कि एक्स्ट्रा इनिशिएटिव ले सकते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। थर्ड है शॉर्ट टर्म अप्रोच मैनेजमेंट जो लेता है, तो इसका क्या होता है, इसका नुकसान ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट होने लगता है। टू मच प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। किस चीज के लिए दिया जाता है कि जो भी गोल है, जो भी प्री डिसाइडेड हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे पाने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन होता है उसमें फॉल्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, उसमें गलतियां मिलने लगती हैं, और जो कि अच्छे गुड वर्कर हैं उनको ये चीजें डिस्करेज करती हैं एंड जो कंट्रोल का पर्पस है उसको अंडरमाइन करती है। और ओवर सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग में अगर ओवर सेंट्रलाइजेशन है, मीन्स की जो एम्प्लॉय है उनको राइट नहीं दिया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो ये एक अलाइन एटीट्यूड माने अलगाववाद वर्कर्स में कि हम तो भाई बिल्कुल अलग है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड डेवलप कर देता है। मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि जो भी निगेटिव कंट्रोल प्रोसेस है उसको वो अवॉइड करे, उसे ना इम्प्लीमेंट करे, लाइक पनिशमेंट देना, मेमोज करना, रिस्ट्रिक्ट करना, इस तरह की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो आप तो चलिए, तो यहाँ क्लियर हो गया कंट्रोल को उस प्रोसेस के रूप में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अकम्प्लिशमेंट के प्रोसेस के रूप में आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एडजस्ट मॉनिटर एंड एडजस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया। तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज लिखा कीजिए। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।